इसकी क्लास की पीडीएफ इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो आपको पता है कि यहाँ पर टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज की लिंक दी गई है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो हमारी क्लासेस हैं वो उसमें देखेंगे तो 2011 से लेकर अभी हम कहाँ हैं, अभी हम देखें तो यहाँ पर है एपिसोड 6 पे है। ठीक है, इसमें 2015 तक के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एपिसोड 7 में भी हम 15 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं हमने, एनालिसिस के साथ हम लोग देखेंगे, ताकि क्लासेस आधे घंटे के अंदर आपके समाप्त हो जाएं। क्योंकि यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर जो एवरेज व्यू आता है वो 4 से 5 मिनट का आता है, आधे घंटे का, तो कोई फ़ायदा होता नहीं, इसलिए छोटा रहे, आप पूरा देखिए। बात करें इस बार के कट ऑफ की, यूपीएससी पीटी के कट ऑफ की बात करें तो लगभग 100 में से आप देखेंगे लगभग 35 क्वेश्चन, 35 से 37 क्वेश्चन जो है, ठीक है, सॉरी 37 क्वेश्चन के लगभग कट ऑफ गया है। लेकिन जरूर नहीं है कि इस बार जितना कट ऑफ गया है वैसे हर साल जाएगा, तो आपको पूरी तरह तैयार रहना पड़ेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें देखें 2015 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसके पहले एपिसोड आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट आपको बताए गए हैं, सोर्सेज बताए गए हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये मुझे पूरा भरोसा है कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इसमें ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कुछ निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। ऑप्शन 1 अरुणाचल प्रदेश, 2 हिमाचल प्रदेश, 3 मिजोरम। उपरोक्त में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहारपन पाए जाते हैं? ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान पता रहना चाहिए कि इनकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। अब इसमें देखिए यहाँ पर आर्द्र दिया है, यानी आप बात करें तो वेट क्लाइमेट की बात कर रहा है। वेट क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर आर्द्र है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी आपको ज़्यादा मिलेगी, और ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो आप देखेंगे तो वहाँ पर वर्षा की मात्रा भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी सदाबहार वन की बात कर रहा है या उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन की बात कर रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में तो पाया नहीं जाएगा, पाया कहाँ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए। इसमें देखिए आर्द्र की बात कर रहा है, ऐसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है शुष्क, कहीं कहीं आपको शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क क्लाइमेट की बात करता है। ठीक है, शुष्क मिट्टी की बात करता है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी शुष्क की बात करें यानी ड्राई की बात करें तो ड्राई आप देखिए कहाँ ड्राई, आपका स्किन ड्राई कब होता है? ठंडियों में होता है। ठीक है, यानी कोल्ड रीजन का संबंध किससे? शुष्क से है। ठीक है, वेट रीजन का संबंध आप देखेंगे कहाँ से है? ये हॉट क्लाइमेट से बात करें या, ठीक है, यहाँ पर वेट क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान रखना है, कभी आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइए। शुष्क का मतलब यहाँ पर डेजर्ट रीजन नहीं होता है। ठीक है, डेजर्ट रीजन जहाँ से पानी की कमी हो वहाँ शुष्क क्लाइमेट उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, शुष्क का संबंध अगर ज्योग्राफी के संदर्भ में आता है, आपको ध्यान रखना है ये ड्राई रीजन यानी आप बात करें कोल्ड रीजन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आपको ध्यान रखना है। बात करें अगर आपने इंडियन मानसून पैटर्न देखा होगा तो आप देख रहे होंगे कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसकी वर्षा आप देख रहे होंगे, तो मानसून की 2 शाखा डिवाइड होती है। इंडियन ओशन से जब आर्द्रता ग्रहण करके वर्षा होती है भारत में, तो आप देखेंगे एक वेस्टर्न घाट की तरफ वर्षा होती है, दूसरा शाखा बे ऑफ बंगाल की तरफ इधर चली जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे इतनी ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, आर्द्रता भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, और उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर ईस्टर्न रीजन में भी भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इसमें भी देखिए एक मैप दिया गया, यहाँ पर देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए इस रीजन पाया जाता है। इसके अलावा वेस्ट बे ऑफ बंगाल में इधर देखेंगे ईस्टर्न रीजन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसके हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को अंडरलाइन करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पूछिएगा, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे पूछा है पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को पछुआ पवने कहा जाता है। ऑप्शन 2 भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा का कारण बनने वाली नम वायुराश पछुआ हवाओं का हिस्सा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऑप्शन 2 जो है वो पश्चिमी विक्षोभ से क्वेश्चन पूछा गया है, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखेंगे एक प्रकार के जेट स्ट्रीम है। ठीक है, जिससे आप देखेंगे भारत में वर्षा होती है, मेडिटेरियन सी से आर्द्रता ग्रहण करके भारत में वर्षा होती है शीतकालीन में, और ये रबी की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होती है। इसमें ऑप्शन 2 सही होगा। लेकिन अगर आप दोस्तों ऑप्शन 1 की बात करें
तो इसमें जो पछुआ पौने की बात कर रहा है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको विंड के बारे में बता देते हैं, फिर आपको पता चलेगा। तो विंड की बात करें, ये सारी जो मैटर आपको दे रहा है ये एनसीईआरटी में है, ठीक है, और ये देखेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। तो इसमें देखिए विंड जो होता है, विंड क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं, विंड या पवन कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला, एक होती है अस्थाई यानी परमानेंट या प्लानिटरी विंड, जिसके बारे में जैसे व्यापारी पौने हो गई, पश्चिमी हवाएं हो गई, पूर्वी हवाएं हो गई, ये सब क्या है, ये प्लानिटरी विंड है या परमानेंट विंड है। ये क्या होती है, जो पूरे वर्ष एक विशेष दिशा में लगातार चलती रहती हैं। इसका आंसर आपको मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहा है, इसमें 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलने वाली हवाओं को पछुआ पौने कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे वेस्टर्लीज की बात करें तो आप देखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच क्या चलती है, वेस्टर्लीज चलती है, ठीक है, पछुआ पौने चलती है। इसमें ऑप्शन 1 जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के बीच चलने वाली पौनों की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। हालांकि हम लोग पहले पूरा एनालिसिस देख लेते हैं इसमें क्या है। तो ये तो बात हो गई परमानेंट विंड या प्लानिटरी विंड की बात हो गई। दूसरा जो टाइप होता है विंड का वो होता है सीजनल विंड, यानी ये अलग अलग मौसम में अपनी दिशा बदलती रहे। जैसे मानसून, भारतीय मानसून, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न मानसून हो गया, ठीक है। तो ये से क्या कहते हैं, मौसमी हवाएं कहते हैं। और तीसरा प्रकार है लोकल विंड। लोकल विंड मतलब देखेंगे ये दिन या वर्ष के किसी विशेष समय में ही किसी छोटे क्षेत्र में ये देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए भूमि, यानी आप देखेंगे लैंड ब्रिज, ठीक है, और सी ब्रिज जो होता है, ये क्या होती हैं, ये स्थानीय हवाएं होती हैं। ये आपने भारत में लू का नाम सुना होगा, तो लू भी क्या है, ये एक लोकल विंड है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बात हो गई। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से देख रहे होंगे 0 डिग्री पर, यानी इक्वेटर पर आप देखेंगे यहाँ पर जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहने की वजह से लो प्रेशर बनता है। उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है। हवाएं जो है आप देखेंगे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में दिया गया है, यानी पश्चिमी विक्षोभ, जो ऑप्शन 2 दिया गया था दोस्तों। इसमें देखेंगे ये भी एक प्रकार की जेट स्ट्रीम है, मेडिटेरियन सी से आता ग्रहण करके जो है आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है वर्षा करती है, और ये रबी की फसल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, इसमें देखिए हवाएं जो होती हैं, हवाएं हमेशा सीधी चलती हैं, लेकिन जो उसमें विक्षोभ आता है, यानी हवाओं की दिशा को जो परिवर्तन होता है, वो कोरियालिस बल के कारण होता है। कोरियालिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। पृथ्वी देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, उसके कारण क्या होता है, कोरियालिस बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण हवाएं जो हैं क्या होती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न विंड, यानी आप देखेंगे तो ईस्ट की तरफ से विंड आ रही है। और दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर इक्वेटर, अगर बात करें पृथ्वी को 2 बराबर भाग, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर साउथ हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो एक तो नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्व की तरफ हवाएं चली, और दूसरा नॉर्थ की तरफ आ रही हैं, तो इसे इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड कहा जाता है। इधर देखेंगे तो इधर देखेंगे साउथ वेस्टर्लीज कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे देखेंगे साउथ की तरफ हवाएं आ रही, तो ऐसे डिवाइड किया जाता है। इन नामों को भी आपको ध्यान रख, बेसिक चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एक तो आपको पता चल जाएगा हवाएं का डिफ्लेक्शन, यानी जो हवाओं की जो दिशा होती है उनमें विक्षोभ कैसे आता है, तो देखेंगे तो परिवर्तन कैसे आता है, तो वो कोरियालिस बल के कारण आता है। और यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दिया है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आप देखेंगे तो जैसे जैसे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, देखिए यानी तो वैसे आप देखेंगे प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मान दिया है कम होता जाता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में कभी क्लास लेंगे, और इतना आपको बेसिक चीजें आपको ध्यान एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आप देख रहे होंगे कि पूरा अगर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दें, तो इसमें जो साउथ हेमिस्फीयर है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंड कम है नॉर्थ हेमिस्फीयर की अपेक्षा, इसीलिए 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच आप देखेंगे तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी हवाएं अधिक मजबूत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसे फोर्टिस कहते हैं, फ्यूरियस फिक्टिस कहते हैं, सिक्टिस कहते हैं, अलग अलग नामों से रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। और जब लोकल विंड की बात कर रहे थे तो इसमें अलग अलग
विश्व के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों जाना जाता है। जैसे बात है चिनूक की बात करें, ठीक है, इधर देखें तो इधर यहाँ पर सिराको आ जाइए, हरमट्टन, खमसिन, ठीक है, हबूब, पॉन, मिस्टल, बोर, ठीक है, ये चीज़ें आपको, या ब्रिक फीडर, ठीक है, तो ये इनका आपको ध्यान रखना चाहिए किस देश में कौन सी हवाएं बहती हैं। यहाँ पर देखिए टोटल लिस्ट दी गई है। यानी चिनूक क्या है, चिनूक को जो है आइस ईटर कहते हैं। ये देखेंगे तो रॉकीज रीजन में आप देखेंगे तो यूएसए में आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, गर्म और शुष्क हवा है। ऐसे फॉन की बात करें, फॉन भी एक गर्म शुष्क हवा है, आल्प रीजन में यूरोप में आपको देखने को मिलेगा। खमसिन की बात करें, ये भी एक हॉट लोकल विंड है, ये मिस्र में आपको देखने को मिलेगा। सिराको की बात करें, ये भी एक हॉट वेट विंड है, ये सहारा और भूमध्य सागर के आसपास देखने को मिलेगा। ऐसे यहाँ पर सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, इनको आपको देख लेना है कि कौन सी लोकल विंड आपको इस देश में देखने को मिलती है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज इसमें ना पूछा गया, आपको स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ें तैयार रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसमें ध्यान से पढ़िएगा, भारत में निम्नलिखित किस प्रकार के वनों में सागौन की प्रमुख वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। सागौन मतलब एक, इसको टीक भी कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सागौन कहते हैं। ऑप्शन 1 उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सी उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियां वन, डी घास के मैदान के साथ शीतोष्ण वन। तब सबसे पहले सागौन टीक की बात करें तो सागौन के बारे में आप देखा होगा, अगर आप मैदानी इलाकों में भी रहे होंगे तो लोग जो है जिनके पास खेत होता है और ऐसे पड़ती होता है तो वहां पर देखेंगे सागौन के पेड़ लगा देते हैं, ठीक है, और बहुत लंबा टाइम लेता है ये तैयार होने में। तो ये क्या है, एक पर्णपाती यानी एक पतझड़ का पेड़ है, ठीक है। जब पतझड़ का मौसम आता है तो ये पत्नी पत्तियां गिरा देता है। तो इसके हिसाब से देखेंगे क्या है, एक उष्णकटिबंधीय नम्र पर्णपाती वन है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी विशेषता अगर बात करें तो जो, अगर वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन की बात करें, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन और वेजिटेशन के रिलेशन की बात करें, जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, मानसूनी और पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। इसमें साल, टीक, नीम, बबूल, बांस, चांद, चंदन, तेंदू, पलास, बेल, खैर, ऑक्सवुड, सैडलवुड, ये सब क्या है, ये आपको पर्णपाती यानी पतझड़ वाले वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, मानसूनी प्रदेश में भी लैटराइट यानी रेड सॉइल पाई जाती है। इसमें लोहे और एल्युमिनियम और चूना की अधिकता होती है, यानी गहरी लैटराइट मिट्टी में लोहा के ऑक्साइड और पोटास की मात्रा में अधिक होती है, ठीक है। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं अगर बात करें इसमें जो ऑप्शन दिया है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको विषुवत-रेखीय सदाबहार वन में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको महोगनी, रोजवुड, आयरनवुड, सिंकोना, एनी, एबोनी जैसे आपको वृक्ष देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भी आपको लैटराइट सॉइल देखने को मिलेगी, या जिसे रेड सॉइल कहते हैं, ठीक है। और विषुवत-रेखीय सदाबहार को वन वो ब्राज़ील में सिल्वास कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक चीज़ इसमें की पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में यानी विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन की बात करें तो यहीं पर आप देखेंगे दोपहर के बाद, क्योंकि आप देखेंगे इस एरिया में 0 डिग्री की बात करें, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो दोपहर के बाद जब जल गर्म होकर ऊपर उठता है संतृप्त होकर, दोपहर के बाद तड़क झंझा के साथ, चमक के साथ कुछ समय के लिए मूसलाधार बारिश होती है। ये विषुवत रेखीय सदाबहार वर्षा वन की विशेषता है, ठीक है, या सॉरी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की विशेषता है, जिसमें विषुवत रेखीय सदाबहार वन वर्षा वन पाए जाते हैं। एक चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान रखना है क्या इसमें, इसमें सीसी नामक मक्खी पाई जाती है जिसके काटने से निद्रा रोग होता है, ठीक है। अक्सर आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ये भी विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे पिग्मी, सकाई, बोरो जैसी जनजातियां विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखना है कि विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में इतने डेंस फॉरेस्ट आपको लेयर में मिलेंगे, यानी 3-3 लेयर में यहाँ पर वृक्ष मिलेंगे। यहाँ पर कृषि के लिए आपको ऐसी कोई भूमि नहीं मिलेगी, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर रबड़, कोकोआ, पाम ऑयल जैसे उत्पादन के लिए उपयुक्त दशा पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखना। और यहाँ पर कोई शीत ऋतु नहीं होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वार्षिक तापांतर या दैनिक तापांतर नगण्य होता है, यानी दिन और रात का तापांतर आपको ना के बराबर अंतर देखने को मिलेगा। वर्ष में भी तापांतर ना के बराबर देखने को मिलेगा, जैसे अपने यहाँ गर्मी, सर्दी और ये सब देखने को मिलता है, ऐसे विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इसने पूछा है भारत में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मैंग्रोव
वन, सदाबहार वन, पर्णपाती वन का संयोजन देखने को मिलेगा। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी सौराष्ट्र यानी गुजरात की बात कर रहे हैं। डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मैप में आ जाइए, तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये है क्या है, मैंग्रोव रीजन है, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव वन आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। इसके बाद सेकंड नंबर पर आ जाएगा गुजरात का नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या क्या है, मैंग्रोव भी होना चाहिए, सदाबहार वन भी होना चाहिए, पर्णपाती वन भी होना चाहिए। अब देखिए गुजरात में तो सदाबहार वन है नहीं, वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा, ईस्टर्न रीजन में मिल जाएगा, ठीक है। सदाबहार वन आपको देखना होगा, सदाबहार वन मैंग्रोव ये आपको कहाँ मिलेगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पर पर्णपाती वन भी मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से सबसे एग्जैक्ट आंसर जो सही होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, जहाँ पर आपको सदाबहार वन, मैंग्रोव, ठीक है, कोरल्स भी मिल जाएंगी, पर्णपाती वन भी मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब दोस्तों एक करंट अफेयर अपडेट कर लेते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ चीजें देख लेते हैं जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेट वाइज फॉरेस्ट कवर की बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर की बात करें मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जिसके पास फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, यहाँ परसेंटेज के मामले में दिया गया है, यहाँ एरिया के मामले में दिया गया है। तो एरिया के मामले में पूछा जाए तो आपसे ध्यान रखिएगा, तो एरिया में एमपी, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पास हाईएस्ट जो है फॉरेस्ट एरिया कवर है, ठीक है। वही हाईएस्ट परसेंटेज फॉरेस्ट की बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा ग्रीन सर्वे की बात करें तो यही चीज़ें इसमें भी दिया गया है। तो जो मेन चीज़ था वो हमने बता दिया है, यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर स्टेट वाइज टॉप गेन एरिया वाइज दिया है स्क्वायर किलोमीटर में, तो ये भी आपको देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसमें पूछा है भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को आयात की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 साल्टपीटर या जिसे सोरा कहते हैं, बी रॉक फॉस्फेट, सी कोकिंग कोयला, डी उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है इस्पात उत्पादन उद्योग के आयात के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इसमें कोकिंग कोयला की आवश्यकता तो होती है, ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही है। जहाँ तक सोरा की बात करें, सोरा होता है, यानी आप देखेंगे इस्पात उत्पादन सोरा, जिसे पोटेशियम नाइट्रेट, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग उर्वरक उत्पादन में आतिशबाजी में किया जाता है, ठीक है। वही रॉक फॉस्फेट की बात करें, इसका उपयोग उर्वरक के उत्पादन किया जाता है, ना कि उत्पादन के लिए। भारत में कोकिंग कोयला जो है आयात किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे इस्पात उत्पादन के लिए कोकिंग कोयला की आवश्यकता होती है, इसलिए विकल्प 3 सही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर कोल के बारे में कुछ फैक्चुअल डाटा की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी के लिए तो है ही। जैसे कोल रिजर्व की बात करें, इन इंडिया की बात करें, परसेंटेज शेयर की बात करें, सबसे ज़्यादा आपको रिजर्व कहाँ मिलेगा, झारखंड में, उसके बाद उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, फिर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अगर वहीं वर्ल्ड की बात करें, पूरे बिगेस्ट कोल रिजर्व वर्ल्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा रिजर्व किसके पास मिलेगा, यूएसए, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। लेकिन दोस्तों अगर लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग की बात करें, कंट्री की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा कोल का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना करता है, फिर सेकेंड नंबर पर इंडिया, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर इंडोनेशिया और फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया, सिक्स पर रशिया आ जाएगा, ठीक है। अगर बात करें कोल के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट, इसमें 80 से 55% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र में पाया जाता है बहुत कम मात्रा में। सबसे सॉरी सबसे ज़्यादा कोयला जो होता है जिसका उत्पादन किया, विटमिनस कोयला, जिसमें 60 से 80% कार्बन की मात्रा पाई जाती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पाया जाता है। लिग्नाइट की बात करें तो इसमें 40 से 55% कार्बन की सामग्री पाई जाती है, और इसमें उच्च नमी वाली सामग्री आपको देखने को मिलेगी, सल्फर की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। रही राजस्थान, लखीमपुर, तमिलनाडु में पाया जाएगा। और इसके अलावा तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिट कोयला की बात करें तो ये लकड़ी से बनने वाला कोयला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे एंथ्रेसाइट से आप पिट की तरफ जाएंगे तो इसमें आर्द्रता यानी मॉइस्चर कंटेंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, सल्फर की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी।
और जैसे पिट से आप देखेंगे एंथ्रासाइट की तरफ आएंगे, वैसे कार्बन की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी और उच्च जो है एनर्जी की क्षमता आपको देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है, इसमें पूछा निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। ये आप सबको पता होगा, ठीक है। इसमें खारे पानी का मगरमच्छ, ओलिव रिडल टर्टल की बात की, गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल। तो आप देखेंगे इसमें क्या सही हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन। ये बात सबको पता होगी, ठीक है। और गंगा डॉल्फिन की बात करिए, केवल मीठे पानी के स्रोत में रह सकती हैं, इनके पास आंखें नहीं होती है, ये अल्ट्रासोनिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनसे उत्सर्जित कर मछलियों और अन्य शिकार को वो देखती हैं, ठीक है। गंगा डॉल्फिन की बात करें, उनके पर्यावास की बात करें तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली, सांगू नदियों में ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा हाल के अध्ययन के अनुसार गंगा नदी बेसिन में इसकी विभिन्न प्रजातियां देखने को मिलेंगी, जिसमें गंगा नदी की मुख्य धारा के पश्चात देखेंगे तो नदियों में घाघरा, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण, यमुना जैसी नदियों में ये दर्ज की गई हैं, वहां पर पाई जाती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करें तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 2020 पर देखेंगे दिए गए भाषण में अपने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लॉन्च किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत सरकार ने 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। असम का राज्य जलीय पशु भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ और प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, जैसे अगर बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसे 1991-92 में लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और अगर रिजर्व की बात करें, रिजर्व हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको कहाँ मिलेगा, जिम कॉर्बेट में। उसके बाद बांदीपुर कर्नाटका में मिलेगा और नागरहोल कर्नाटका में तीसरे नंबर पर है, ठीक है। बांधवगढ़ एमपी और दुधवा में यूपी में। यानी ये है हाईएस्ट जो है रिजर्व जो आपको देखने को मिलेगा टाइगर पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित पेड़ों की जड़ों को नदियों पर मजबूत पुल बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है ये पुल मजबूत होते जाते हैं, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है किस राज्य में स्थित है, ये सबको पता है। लिविंग रूट ब्रिज आपको कहाँ मिलेगा, ये मेघालय में आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे होते हैं लिविंग रूट ब्रिज, ठीक है।